Assalamu alaikum dear students. I am Ghulam Dastagir, subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. Dear students, you are going to have my video lecture on chemistry FSC part 1. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड्स से लेक्चर नंबर 35 पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं लिक्विड क्रिस्टल, एक्सरसाइज ऑफ लिक्विड्स। हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल्स की। आपने सॉलिड्स के हवाले से पढ़ा है। सॉलिड्स आर दो substances which have fixed shape and fixed volume, and they show some specific properties like melting point, optic properties and diffraction of light। कि सॉलिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है और ये कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लिक्विड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। इनको जिस बर्तन में रखा जाए उसी तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और इस तरह लिक्विड्स भी कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे विस्कोसिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि ये फ्लो करते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और लाइट को रिफ्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज एक ही टाइम पर शो करते हैं। इस तरह के सब्सटेंसेस को लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया गया। तो अगर हम डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन टू टेम्परेचर्स, melting temperature and clearing temperature is called liquid crystal। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि intermediate state between solid and liquid is called liquid crystal। जैसे आप ये इक्वेशन देख रहे हैं कि क्रिस्टल मीन्स के सॉलिड है, फिर वो लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है कि ना तो वो पूरी तरह सॉलिड होता है ना वो पूरी तरह लिक्विड होता है, और फिर बाद में क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने बात की कि ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें ये फ्लो भी करता है लिक्विड की तरह, लेकिन ये सॉलिड की तरह लाइट को डाइफ्रैक्ट करता है, जिससे हमें मुख्तलिफ कलर नज़र आते हैं। तो इस तरह ये एक ही टाइम पर दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, लिक्विड की भी और सॉलिड की भी। तो डिस्कवर कैसे हुआ ये फिनोमेना? तो इसको डिस्कवर किया 1888 में फ्रेडरिक रेंजर ने। एक ऑस्टिन बोटानिस्ट था जिसने देखा कि कुछ कंपाउंड, मसलन कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, जब इनको हीट किया जाता है तो ये या शार्प टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते, बल्कि 145 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होना शुरू होता है। फिर ये साथ साथ मेल्ट होता है और साथ साथ इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और इस दौरान ये टर्बड मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। टर्बड मिल्की लिक्विड का मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता और फिर ये 179 डिग्री सेल्सियस पर जाकर
कंप्लीट लिक्विड में, या हम कह लें कि क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो टर्बड लिक्विड फेज है, इसमें ये लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स सॉलिड की तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनमें डिग्री ऑफ ऑर्डर होता है लाइक सॉलिड्स, कि इनमें एटम्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। फिर इस टर्बड लिक्विड को लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया गया। और इस तरह ये प्रॉपर्टी, जैसे हमने बात की कि ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, लिक्विड की भी कि फ्लो कर सकता है, और सॉलिड की भी कि लाइट को डायफ्रैक्ट कर सकता है, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम इसके कुछ यूजेस की बात करते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। इसमें क्योंकि इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स में इस्तेमाल होता है। एक पैरामीटर है टेम्परेचर सेंसर। जैसे हमने बात की कि ये लाइट को डाइफ्रैक्ट कर सकता है सॉलिड की तरह, तो ये फिर जब लाइट को डाइफ्रैक्ट करता है और जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से कलर चेंज हमें नज़र आता है। इसलिए ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ये डायग्राम है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कलर भी चेंज होता है, साथ में टेम्परेचर भी चेंज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो ये कलर भी चेंज करता है अपना। तो इस तरह ये डिजिटल जितने भी आपके थर्मामीटर वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। एक और यूज़ है, वो यूज़ है पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर। जब घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर कहीं पर शॉर्ट होती है, तो जब इलेक्ट्रिकल वायर शॉर्ट होती है तो फिर वहाँ पर करंट का फ्लो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ये लिक्विड क्रिस्टल चूँकि टेम्परेचर चेंज होने से कलर चेंज करता है, इसलिए फिर ये पोटेंशियल फेलियर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन सर्किट ब्रेकर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायग्राम में है, हम घरों में सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। जो डिजिटल सर्किट ब्रेकर हैं वो उसमें यही लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक और हमारा इस्तेमाल है, वो है लोकेशन ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज एंड ट्यूमर वगैरह। लिक्विड क्रिस्टल को हम यूज़ करते हैं वेन्स, आर्टरीज या ट्यूमर या इन्फेक्शन की लोकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हमने जैसे पढ़ा कि ये टेम्परेचर चेंज होने से कलर चेंज करता है। तो वो एरियाज़ जहाँ पर वेन्स होती हैं या आर्टरीज़ हैं या खुदा न खास्ता ट्यूमर वगैरह है, तो वो एरिया बॉडी का बाकी बॉडी के एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से जब हम लिक्विड क्रिस्टल को अप्लाई करते हैं तो उस एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर या टेम्परेचर चेंज होने की वजह से लिक्विड क्रिस्टल कलर चेंज करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि इस एरिया में वो इन्फेक्शन या ट्यूमर या वेन वगैरह मौजूद हैं। जैसे ये डायग्राम है, इसमें आप नज़र आ रहा है कि ये कलर चेंज हो रहा है कि ये ब्लड सर्कुलेशन में है। क्योंकि तो वेन्स में जब ब्लड गुजरता है तो वेन्स का टेम्परेचर बाकी टिश्यूज़ के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कलर चेंज करता है। तो इस तरह हम इसके ज़रिए से या लिक्विड क्रिस्टल के ज़रिए से हम वेन्स या आर्टरीज या ट्यूमर वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और हमारा इस्तेमाल है डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। वो क्या है कि जितने हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं, जैसे वॉच, कैलकुलेटर, लैपटॉप, एलसीडी या मोबाइल की स्क्रीन या और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें भी लिक्विड क्रिस्टल को ही इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास वॉच नज़र आ रही है, ये डिजिटल वॉच है। जैसे इसके सर्किट में
चेंज आता है, करंट चेंज होता है, तो टेम्परेचर भी चेंज होता है। जैसे ये कलर चेंज करते हैं और हमें ये फिगर नज़र आते हैं। इस तरह एक और इस्तेमाल है एज सॉल्वेंट क्रोमेटोग्राफी में, जिसमें हम लिक्विड्स को या डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो उसमें भी लिक्विड क्रिस्टल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें डिफरेंट सब्सटेंस जो थोड़ी मिकदार में हैं उनको हम सेपरेट कर सकें। मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर जैसे जितने ये आपके सीटी स्कैनर वगैरह हैं या सोनोग्राफी जिसको हम कहते हैं, या आपके ईसीजी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें जो डिजिटल स्क्रीन है जिस पर हमें सारे इसके ग्राफ नज़र आते हैं, उसमें एलसीडी का ही इस्तेमाल किया जाता है या लिक्विड क्रिस्टल का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये जो फिगर नज़र आ रहे हैं, तो ये एलसीडी है जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। ये इस तरह डिफरेंट पैरामीटर्स में या डिफरेंट फील्ड के अंदर लिक्विड क्रिस्टल को इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी लिक्विड क्रिस्टल को पढ़ा। अब हम इस पूरे चैप्टर को, इस चैप्टर के लिक्विड पोर्शन को हम अगर रिव्यू करें, जिसको हम कहते हैं अगर हम रिकैप करें, तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसके अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी हमने फिर 4 टाइप्स पढ़ी थी। डाइपोल डाइपोल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर डाइपोल। इस तरह हमने पढ़ी फिर आयन डाइपोल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन एंड अपोजिट एंड ऑफ अदर डाइपोल मॉलिक्यूल। फिर इसके बाद हमने पढ़ा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और फिर हमने पढ़ा लास्ट में लंडन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जो कि सबसे वीक फोर्सेस होती हैं इनमें से। इसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने क्या पढ़ी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसकी फिर हमने एप्लीकेशंस पढ़ी, मसलन पानी के अंदर जैसे आइस कैसे बनती है, पानी कैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट इसी तरह के डिफरेंट कंपाउंड से मुख्तलिफ होता है। फिर ये सॉल्युबिलिटी कैसे करता है डिफरेंट कंपाउंड्स के अपने अंदर। फिर हमने इसको बायोलॉजिकल के अंदर पढ़ा, इसके एप्लीकेशन जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह हमने पढ़ा। फिर क्लिनजिंग इफेक्ट वगैरह पढ़े, इसके वो सारे एप्लीकेशन हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इसके बाद हमने पढ़ा इवेपोरेशन या स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन, कि लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर कंटिन्यू रहता है। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा इवेपोरेशन के अंदर कि हाई एनर्जी मालिक्यूल्स, वो मालिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज मालिक्यूल से ज़्यादा होती है, वो जब सरफेस पर आते हैं तो स्केप आउट करते हैं या सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह इवेपोरेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और काइनेटिक एनर्जी, चूँकि हर टेम्परेचर पर मालिक्यूल्स की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसलिए इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर कंटिन्यू रहता है। फिर हमने इसके इफेक्ट पढ़े, मसलन एक इफेक्ट इसका था, ये कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। और फिर हमने इसके डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े कि ये टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन, टेम्परेचर ज़्यादा होने से इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, विंड की स्पीड अगर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है। इस तरह हमने इवेपोरेशन और इसके इफ़ेक्ट्स के हवाले से पढ़ा। फिर इसके बाद हमने एक और आर्टिकल पढ़ा था, वो है वेपर प्रेशर। Pressure exerted by the vapors of liquid in its equilibrium with liquid at constant temperature is called vapor pressure। हमने देखा था कि जब एक लिक्विड को किसी कंटेनर में बंद किया जाता है तो उसके वेपर्स जो उसमें से स्केप आउट करते हैं वो
कंडेंस होके वापस भी आते हैं। और जब एक रेट ऑफ वेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएं तो उस वक्त जो प्रेशर उसके वेपर डिवेल्प करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इस तरह फिर हमने उसके मेजरमेंट के मेथड पढ़ा जिसको हमने मानोमेट्रिक मेथड का नाम दिया। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से पढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि वेपर प्रेशर का और जिसको हम इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है। हमने ये पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसके बाद फिर हमने लिक्विड क्रिस्टल और उसके यूजेस पढ़े जो आज के लेक्चर में हमने अभी पढ़े हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि ये इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। फिर उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन हमने पढ़ी, मेडिकल के अंदर, टेम्परेचर सेंसर के अंदर, सर्किट ब्रेकर के हवाले से उसकी डिफरेंट हमने एप्लीकेशन पढ़ी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इस पोर्शन का यानी कि लिक्विड का ओवरऑल रिकैप था कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया। अब हम इसकी एक्सरसाइज के हवाले से बात करते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, चूज द बेस्ट आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग दी। ए है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर। सी है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। डी है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसमें कौन सी ऑप्शन हो सकती है हमारी करेक्ट ऑप्शन? तो इसमें हमारी करेक्ट ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हमने ये पढ़ा है कि ये हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं। तो वाटर भी पोलर है जबकि हीलियम तो है ही गैस। उसने जो ऑप्शन दी है उसमें वो गैस कंडीशन में है यानी कि गैसी स्टेट में है, तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है। और इस तरह फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी पोलर है, तो ये फिर सी ऑप्शन हमारा है। इसके बाद सेकंड पार्ट है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर ड्यू टू। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में सॉल्युबल होते हैं किस वजह से? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या आयन डाइपोल इंटरेक्शन, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्लोरोफॉर्म एक पोलर मॉलिक्यूल है जबकि एसीटोन स्लाइटली पोलर होता है और इसमें चूंकि कार्बोनिल ग्रुप होता है तो क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन और एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ इसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह पार्ट थर्ड है अमोनिया shows maximum boiling point among the hydrides of fifth group elements due to कि पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स में से अमोनिया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। इसकी क्या वजह है? ए है वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, या इनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, या पैरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। तो हमने पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन, इनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नाइट्रोजन। सर फोर्थ है व्हेन वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू। कि जब पानी फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी क्यों डिक्रीज करती है? तो ये फैक्टर भी हमने पढ़ा आइस के स्ट्रक्चर में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट हो जाती है। मेरा ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, एम्प्टी स्पेसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इस तरह पांचवा पार्ट है
in order to raise the boiling point of water up to 110 degree Celsius, the external pressure should be, कि अगर हमने पानी का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री तक रेज करना हो तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर कितना होना चाहिए। हमने ये पढ़ा है कि 760 टॉर, जिसको हम 180 MB कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है 100। तो अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा करना है तो इसका मतलब फिर हमें एक्सटर्नल प्रेशर को भी बढ़ाना होगा। फिर इसमें ए ऑप्शन है बिटवीन 760 टॉर एंड 1200 टॉर, या बी है बिटवीन 200 टॉर एंड 760 टॉर, सी है 765 टॉर, या एनी वैल्यू ऑफ द प्रेशर। तो आंसर हमारा क्या है? बेस्ट आंसर बिटवीन 760 टॉर एंड 1200 टॉर, क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable words. The polarizability of noble gases dash down the group and result in the increase in their boiling point. तो polarizability हमने ये पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप एटम का चूंकि साइज बढ़ता है फिर पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती है। यहाँ पर फिर आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेकंड पार्ट है dash is developed in acetone and chloroform when they are mixed together, कि जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया जाता है तो उनमें क्या चीज़ डेवलप हो जाती है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर MCQs में पढ़ा, दे हैड डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड पार्ट है एक्सेप्शनली वीक डैश of HF is due to strong hydrogen bonding present in it, कि हाइड्रोफ्लोराइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो वीकनेस है किस हवाले से? एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से। वो किस वजह से होती है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? एसिडिक स्ट्रेंथ। फोर्थ पार्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज द अल्टीमेट ऑफ ऑल रिवर्सिबल सिस्टम। जितने भी रिवर्सिबल सिस्टम होते हैं उनका एंड या अल्टीमेट रिजल्ट हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? रिजल्ट। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है delta HV of hexane should be dash than that of ethane। हमने ये पढ़ा है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, तो इसका मतलब डेल्टा HV भी बढ़ता है। तो फिर यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन दैट ऑफ इथेन, यानी कि हेक्सेन का डेल्टा HV इथेन से ज़्यादा होगा। 6 है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम लिक्विड वाटर देयर इज ए इंक्रीज इन वॉल्यूम। जब लिक्विड वाटर से आइस बनती है तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आता है, कितने परसेंट? 9%। इस तरह सेवंथ पार्ट है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, के वाटर का वेपर प्रेशर हाई टेम्परेचर पर इंक्रीज कर जाता है क्योंकि वेपर ज़्यादा बनते हैं। जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इस तरह एट्थ पार्ट है ए लेयर ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द वाटर अंडरनीथ फॉर फर्दर हीट लॉस। पानी के ऊपर जो सरफेस की लेयर बनती है वो नीचे वाले पानी से हीट लॉस को रोकती है, इंसुलेट करती है या रोकती है। इस तरह 9 पार्ट है वेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, और फिर 10 है लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन डिस्प्ले ऑफ
इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। जी तो स्टूडेंट्स, हमने इस तरह 2 क्वेश्चन की एक्सरसाइज के। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इसमें फॉल्स एंड ट्रू आपने बताने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, डायपोल डायपोल फोर्सेस आर वीकर देन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। क्या डायपोल डायपोल फोर्स डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स से वीकर होती हैं? क्या ये ऑप्शन ठीक है या गलत है? हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि डायपोल डायपोल फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फिर ऑप्शन ये क्या होगा? दिस विल बी फॉल्स। इसी तरह सेकंड पार्ट है, आयन डायपोल इंटरेक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इन वाटर। कि किसी आयनिक सब्सटेंस का पानी में हल होने का जो जरिया है या रीजन है वो आयन डायपोल इंटरेक्शन है, क्योंकि आयनिक सब्सटेंस आयन पर मुश्तमिल होते हैं और वाटर डायपोल है। तो फिर अल्टीमेटली इसमें आयन और डायपोल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। तो फिर ये ऑप्शन क्या होगा? दिस विल बी ट्रू। इस तरह पार्ट 3 है, हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस इन सॉलिड फॉर्म एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम अदर हैलोजेंस। कि सॉलिड आयोडीन या आयोडीन जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होती है उसकी वजह हाई पोलराइजेबिलिटी है। तो हमने ये पढ़ा है, जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं, फिर ये ट्रू होगा। इस तरह पार्ट 4 है, द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2S मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। कि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पानी से, जबकि हमने पढ़ा है कि पानी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि पानी में H2O होता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि H2S में सल्फर के ऊपर 1 लोन पेयर होता है। तो H2S का मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस तरह फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर ज़्यादा है पानी में, इसलिए फिर ये क्या होगा? फॉल्स होगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, हाइड्रोकार्बन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर पोलर। हाइड्रोकार्बन्स पानी में सॉल्युबल होते हैं और साथ में उसने ये बताया क्योंकि वो पोलर होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, तो फिर ये क्या होगा? फॉल्स। 6 है, द विस्कोसिटीज ऑफ लिक्विड पार्शियली डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि लिक्विड्स में जो गाढ़ापन है उसकी एक वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। यस, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मॉलिक्यूल आपस में इतने ज़्यादा करीब होंगे तो उनकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये ट्रू है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड वेपर इज डायनामिक इन नेचर। यस, ये भी डायनामिक होता है। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी पढ़ा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल सिस्टम का अल्टीमेट रिजल्ट होता है। ये फिर ट्रू होगा। 8th पार्ट है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल को वेपोराइज करना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो हीट ऑफ वेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दिस इज ट्रू। 9th पार्ट है, आइस डज नॉट शो एनी वेपर प्रेशर ऑन इट्स सरफेस एट -1 डिग्री सेल्सियस। के -1 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ वेपर प्रेशर शो नहीं करता है, जबकि हमने ये पढ़ा है कि वेपर प्रेशर या वेपोरेशन हर टेम्परेचर पर कंटिन्यू रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हाई टेम्परेचर पर उसका रेट ज़्यादा होता है, लो पर उसका रेट कम होता है, लेकिन होती ज़रूर है। फिर इसका मतलब -1 पर भी वेपर प्रेशर होगा सरफेस के ऊपर, लेकिन बहुत थोड़ा होगा। फिर यह क्या होगा?
फॉल्स। इस तरह 10th पार्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, कि बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर, जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। फिर इसका मतलब ये फिर ऑप्शन क्या हुई, ये फॉल्स है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल डोमिनेट इन द फॉलोइंग लिक्विड्स। उसने कुछ लिक्विड्स दिए हैं, आपने बताना है कि उसमें कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट कर देंगी। मसलन फर्स्ट वन है अमोनिया, कि अमोनिया के अंदर कौन सी फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। तो हमने पढ़ा है अमोनिया हैज डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तीसरा सेकंड है ऑक्टेन, ऑक्टेन एक हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेट है। इस तरह थर्ड है आर्गॉन, ये आपको पता है नोबेल गैसेस में से एक गैस है, तो फिर इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही होंगी क्योंकि ये भी नॉन पोलर है। और इस तरह फोर्थ है प्रोपेनॉन, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं, इसमें चूंकि ऑक्सीजन मौजूद है जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, CO ग्रुप, तो इसमें चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है तो फिर ये एक डाइपोल डेवलप कर लेता है, तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी। तीसरा फिफ्थ है मेथानॉल, मेथानॉल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करते हैं, इसकी जो डोमिनेंट फोर्स होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस तरह इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेन, 3 कंपाउंड उसने दिए हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास तकरीबन बराबर हैं, लेकिन आपने बताना है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, इनकी तरतीब क्या होगी, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किस बुनियाद पर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बुनियाद पर। आंसर क्या होगा, तरतीब हमारे पास है प्रोपेनॉल क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर उसके बाद प्रोपेनॉन ये डाइपोल होता है, और फिर उसके बाद ब्यूटेन नॉन पोलर है। कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, प्रोपेनॉल का, किस वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उससे कम किसका है, प्रोपेनॉन का, जिसका 56 है। इसमें कौन सी फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स। और इस तरह सबसे कम है ब्यूटेन का, जो कि नॉन पोलर है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर हमारे पास तरतीब क्या बनी, प्रोपेनॉल ग्रेटर देन प्रोपेनॉन ग्रेटर देन ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कुछ पार्ट्स हैं जिसको अपने रीजन देनी है, एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 है इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ HF विच इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कि HF में कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बॉन्ड जो हाइड्रोजन और फ्लोराइड के दरमियान बना जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो कि छोटा बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी होती है, या फिर वो बॉन्ड जो हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड फ्लोराइन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिनकी बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा है, इसमें कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमने पढ़ा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, कि जो फोर्स बिटवीन द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल हैं वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, वो आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं
क्योंकि जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, किसमें H और F में जो बॉन्ड बना है जो ब्लैक लाइन से है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग से बना है, यानी कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। इस तरह जो डॉटेड लाइन में है, रेड कलर में है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बना है पार्शियल चार्ज की वजह से, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिर शॉर्टर बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, लेकिन चूंकि वो ओवरलैपिंग से बना है तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन लॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इन ए वेरी कोल्ड विंटर द फिश इन गार्डन पाउंड ऑफ देयर लाइव्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि सर्दियों के मौसम में पॉन्ड्स के अंदर जो मछलियां जिंदा रहती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जिंदा रहती हैं। तो इसका आंसर क्या है? यस, द फिश इन वेरी कोल्ड विंटर सर्वाइव्स। क्यों सर्वाइव करती हैं? इसलिए कि हमने ये पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कि जब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री तक पहुंचता है तो मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर उनमें एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है 9% तक, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब डेंसिटी कम होती है फिर वो आइस जो फ्रीज हुई वो डेंसिटी कम होने की वजह से लिक्विड वाटर के ऊपर आ जाती है। जब लिक्विड वाटर के ऊपर आ जाती है तो फिर नीचे वाला पानी का हीट लॉस एटमॉस्फेयर में कम हो जाता है, क्योंकि वो जो बर्फ़ की लेयर बनी है वो दरमियान में इंसुलेट करती है या रोकती है ट्रांसफ़र ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम लोअर वाटर एंड एटमॉस्फेयर। तो इस वजह से पानी के नीचे जितने पानी वाले जानदार हैं जैसे मछलियां हैं वो जिंदा रहती हैं। इस तरह इसका थर्ड पार्ट है, वाटर एंड एथेनॉल कैन मिक्स इजीली इन ऑल प्रोपोर्शंस, कि वाटर और एथेनॉल आपस में किसी भी प्रोपोर्शन में हों आपस में इजीली मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि वाटर एक डाइपोल भी है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इस तरह एथेनॉल भी एक डाइपोल है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में मौजूद है तो इसलिए दोनों के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अट्रैक्ट करते हैं और ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से वाटर और एथेनॉल आपस में इजीली मिक्स हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट है, द ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर, कि वाटर में कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O, मीन्स कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। तो इसका मतलब एक तो इसमें डाइपोल फोर्स होगी, दूसरी फोर्स क्या होगी, चूंकि हाइड्रोजन मौजूद है मॉलिक्यूल के अंदर तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बी बॉन्ड बनाता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल में फिर दो तरह की फोर्सेस मौजूद होती हैं, एक डाइपोल फोर्स और एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, briefly consider some of the effects on our lives if water has only very weak hydrogen bonding, कि अगर पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होती, बहुत वीक होती, तो इसका फिर हमारी जिंदगी पर क्या असरात होते। तो इसके बहुत सारे असरात होते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कम होती या वीक होती फिर वाटर मॉलिक्यूल में इतनी अट्रैक्शन ना होती, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम हो जाता। जब 0 डिग्री से कम होता तो फिर हमारे लिए बहुत सारे
प्रॉब्लम पैदा होते हमारे सर्वाइवल के लिए। दूसरा असर ये हो सकता है कि फिर जब बर्फ बनती तो उसकी डेंसिटी कम ना होती। अगर डेंसिटी कम ना होती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है या आइस से बनती है, डेंसिटी कम होने की वजह से वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। अगर ये डेंसिटी कम ना होती, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वीक होती, तो फिर इसकी डेंसिटी में ये डिफरेंस नहीं आना था। फिर जैसे पानी फ्रीज होता वो नीचे तह में चला जाता। अगर वो नीचे तह में जाता तो फिर इस तरह सारे का सारा पानी फ्रीज हो जाता। तो फिर जितनी ऑक्टिक लाइफ है समंदर के अंदर या पानी की जितनी लाइफ है, मछली वगैरह, वो सारे के सारे फिर सरवाइव ना कर सकते, उनके लिए बहुत खतरा होता। इस तरह एक और जो इफेक्ट हो सकता है वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है कि वो हेलिकल होता है या प्रोटीन का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, तो ये फिर हेलिकल स्ट्रक्चर ना होता। इस तरह फिर प्रोटीन्स और डीएनए की स्टेबिलिटी कम हो जाती। इस तरह एक और फैक्टर हो सकता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती। जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता, मीन्स के पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता। तो फिर ज़मीन से या जहाँ जहाँ पर पानी मौजूद है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से पानी इवेपोरेट हो जाता। तो फिर हमारे लिए पानी की अवेलेबिलिटी कम होती, तो फिर ज़मीन पर जो जानदार है, ज़मीन पर जो ज़िंदगी है, ये सरवाइव ना कर सकती। इस तरह ये चंद एक इफेक्ट थे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होती पानी में, तो फिर ये कुछ फैक्टर हैं जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते। इसका बी पार्ट है ऑल गैसेस हैव ए कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर, कि हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स होता है या स्पेसिफिक होता है। above this critical temperature it is impossible to liquefy a gas, इस टेम्परेचर ज़्यादा पर हम किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस हवाले से उसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.14 डिग्री सेल्सियस और मीथेन का है -81.9 डिग्री सेल्सियस। विच गैस हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फिर इस टेम्परेचर को देखकर आप बताएं कि इनमें से किस गैस के मालिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमें फिर यहाँ से देख के क्या पता चलता है, हमने ये पढ़ा है कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, या हम उसको गैस के हवाले से बात करें तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा होगा। तो अब चूंकि 31.14 ये क्रिटिकल टेम्परेचर है CO2 का, और CO2 इसका मतलब है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बनिस्बत मीथेन के, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है -81, बहुत कम है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, intermolecular forces will be stronger in CO2 than methane because CO2 has critical temperature near to room temperature. रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रांग होगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, Three liquids have the properties mentioned against their names, कि ये 3 लिक्विड हैं, वाटर, प्रोपेनॉन और पेंटेन, इनकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। तो इस हवाले से आपने ये बताना है कि इनमें कौन कौन सी फोर्सेस होंगी। ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा है। प्रॉपर्टीज क्या हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका है पानी का H2O, प्रोपेनॉन का है C3H6O, इस तरह पेंटेन का है C5H12। इस तरह रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 18,
58 और 72। इंथैल्पी चेंज 41.1 किलो जूल पर मोल, 31.9 किलो जूल पर मोल और 27.7 किलो जूल पर मोल। और इसकी 4 प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 56 है और 36 है। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या शो करती हैं कि पानी के मालिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए इनका हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है, इस तरह इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। और हमने ये पढ़ा है कि मालिक्यूलर मास पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हमने ये पढ़ा है कि मालिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ मालिक्यूलर मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो फिर इनमें कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं? पार्ट ए है, वाटर के अंदर कौन सी फोर्स होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमने पहले पढ़ा। इस तरह हमने प्रोपेनॉन के हवाले से पढ़ा, जिसको हमने एसीटोन का नाम दिया था। इसमें भी डाइपोल फोर्स है। और इस तरह पेंटेन जो कि हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर है, तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद होंगी। इसका बी पार्ट है, व्हाट डू यू डिड्यूस अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस एंड लिक्विड्स। अपने ये बताएं कि इनमें से कौन सी फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पास फिर हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर फोर्स है, दूसरा डाइपोल फोर्स, फिर उसके बाद लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। एज वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और इसके डेल्टा एच वी वैल्यू भी ज़्यादा है। और सबसे कम जो वैल्यू है वो पेंटेन की है, क्योंकि इसमें सबसे वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है और इनकी डेल्टा एच वैल्यू भी सबसे कम होगी। सी पार्ट है, इफ द लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर इन पेयर्स, कि अगर यही जो लिक्विड है तीन, इनको अगर पेयर बना के आपस में शेक किया जाए तो विच पेयर वुड बी अनलाइकली टू मिक्स। इनमें से कौन सा पेयर, यानी कि पानी और एसीटोन का, या पानी और पेंटेन का, या एसीटोन और पेंटेन का, कौन सा पेयर आपस में मिक्स नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि डाइपोल फोर्स अगर मौजूद होंगी तो वो सॉल्युबल होगा। तो वाटर एंड पेंटेन पेयर वुड नॉट मिक्स विद ईच अदर, क्योंकि उनमें वाटर में डाइपोल फोर्स भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, जबकि पेंटेन में लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। इस तरह सेकंड पार्ट है इसका, एक्सप्लेन दिस इमिसिबिलिटी इन टर्म ऑफ फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्यों सॉल्युबल नहीं होंगे? क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और डाइपोल फोर्स भी है, जबकि पेंटेन के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्स, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत वीकर फोर्सेस हैं और ये नॉन पोलर होता है। और हमने फिर ये पढ़ा है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, चूँकि पानी पोलर भी है जबकि पेंटेन नॉन पोलर है, फिर आपस में सॉल्युबल नहीं होंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती है। तीसरा थर्ड पार्ट है, चूज वन ऑफ द पेयर्स दैट मिक्स एंड से वेदर द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर आप ये बताएं कि इनमें से कौन सा पेयर है जो आपस में मिक्स हो सकता है, और दूसरी बात कि मिक्स होने के बाद उनका टेम्परेचर या सॉल्यूशन का टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा या कम होगा, जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ चेंज, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मीन्स कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। फिर पानी और एसीटोन या प्रोपेनॉन, फिर पानी और प्रोपेनॉन का मिक्सचर, क्योंकि पानी के अंदर भी डाइपोल है और प्रोपेनॉन के अंदर भी डाइपोल है, ये आपस में सॉल्युबल होंगे, लेकिन इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से ये एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं तो हमने ये पढ़ा है
कि एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। क्योंकि इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्स एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं, फिर इसमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग प्रोसेस क्रिएट होता है। क्यों? हमने ये पढ़ा है कि जब इवेपोरेशन होती है तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स सरफेस को लीव कर जाते हैं या एस्केप आउट कर जाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप आउट करेंगे, जो बाकी मॉलिक्यूल बचेंगे लिक्विड में, अल्टीमेटली उनकी एनर्जी अब कम हो जाएगी, एवरेज एनर्जी। जब एवरेज एनर्जी कम होगी इसका मतलब है फिर टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। हमने ये गैसेस के चैप्टर में पढ़ा है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब है फिर वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा। इस तरह सेकंड पार्ट है वेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, कि वेपोरेशन हर टेम्परेचर पर कंटिन्यू रहती है। ये भी हमने बात की, क्योंकि हमने कहा कि वेपोरेशन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं, तो किसी भी टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की कोई ना कोई एनर्जी हमेशा होती है। जब कोई ना कोई एनर्जी होगी तो अल्टीमेटली जो एवरेज एनर्जी है, कुछ मॉलिक्यूल की उससे ज़्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल की उससे कम होगी। तो फिर जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होगी वो अल्टीमेटली इवेपोरेट करेंगे, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन वो डिफरेंट हो सकता है। टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन इवेपोरेशन बाहर हाल होती रहेगी। इसका मतलब है कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इसी तरह थर्ड पार्ट है बॉइलिंग नीड्स ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट, कि बॉइलिंग को कंटिन्यू होने के लिए, या कंटिन्यूस बॉइलिंग के लिए हमें मुसलसल हीट एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। हमने ये पढ़ा है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, जिसको हम इंटरनल प्रेशर कहते हैं, वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए तो उस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करता है। और किसी लिक्विड का इंटरनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रखने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। जैसे हम हीट को रिमूव करेंगे वेपोरेशन कम हो जाएगी, जब वेपोरेशन कम होगी फिर इसका इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए जब इंटरनल प्रेशर कम होगा फिर लिक्विड बॉयल नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि हमें फिर उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को या इंटरनल प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो बॉयल करता रहे और एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रहे, हमें फिर मुसलसल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है इसका, एर्थनवेयर वेजल्स कीप वाटर कूल। मट्टी के बर्तन में पानी हमेशा ठंडा रहता है, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह भी इवेपोरेशन है, क्योंकि मट्टी के बर्तन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इन पोर्स में से एस्केप आउट करते रहते हैं, फिर जो बाकी लिक्विड होता है या पानी होता है मट्टी के बर्तन में, उसकी एनर्जी पहले से कम हो जाती है। जब एवरेज एनर्जी कम होगी तो अल्टीमेटली पानी ठंडा रहेगा। तो इसलिए अर्थनवेयर वेसल्स में पानी हमेशा ठंडा रहता है। फिफ्थ है वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ। जब कोई शख्स नहाकर पंखे के नीचे आता है तो वो ठंडक महसूस करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एवेपोरेशन डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ विंड,
अगर हवा की रफ्तार ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। जब एवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो फिर इसका मतलब है हमें कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा महसूस होगा। और जब हम नहाते हैं हमारे बॉडी के ऊपर वाटर के वेपर्स मौजूद होते हैं। जैसे हम पंखे के नीचे आते हैं, ये वेपर्स एवेपोरेट होते हैं लेकिन ज़्यादा स्पीड के साथ, और फिर बाकी हाई एनर्जी मालिक्यूल चूँकि निकल जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर फिर पहले से कम हो जाता है, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है पंखे के नीचे। सिक्स है, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इन क्लोज्ड वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम किसी क्लोज्ड वेसल के अंदर लिक्विड को रखते हैं तो उसमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है एवेपोरेशन में। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब कोई लिक्विड क्लोज्ड वेसल में होता है उसके वेपर्स सरफेस से मूव आउट करते हैं, जिसको हम कहते हैं एस्केप करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स या वेपर उसके एस्केप करते हैं तो अपर सरफेस, क्योंकि वेसल क्लोज है तो फिर उस कंटेनर के अपर सरफेस से टकराते हैं और वहाँ पर जाकर ये कंडेंस हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? वेपर्स लिक्विड में से निकलते हैं तो फिर वो आपस में भी टकराते हैं और टकराने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देते हैं या लूज कर देते हैं। इसकी वजह से वो वापस कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वापस लिक्विड में आना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्ट में इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है लेकिन कंडेंसेशन का रेट कम होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो सेम रहता है, लेकिन कंडेंसेशन का रेट बढ़ता रहता है। और एक टाइम आता है कि जब दोनों के रेट, इनके रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाते हैं, फिर एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है बिटवीन कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। जैसा ये इक्वेशन है कि लिक्विड और वेपर रिवर्सिबल प्रोसेस है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है और फिर वापस वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। जब ये रेट दोनों के बराबर हो जाते हैं फिर ये सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में चला जाता है, उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है। 7th पार्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड माउंट एवरेस्ट। कि मरी की पहाड़ियों पर और माउंट एवरेस्ट पर बॉइलिंग पॉइंट पानी का डिफरेंट है। क्यों? ये बात हमने वेपर प्रेशर के अंदर पढ़ी। हमने कहा कि जितना एक्सटर्नल प्रेशर होगा उसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हमने ये पढ़ा हुआ है, हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ मूव करते हैं, हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है मीन्स के एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसलिए माउंट एवरेस्ट पर वेपर प्रेशर, इसलिए माउंट एवरेस्ट पर एक्सटर्नल प्रेशर होता है 323 mmHg, जबकि मरी में होता है 700 mmHg। अब चूंकि माउंट एवरेस्ट पर एक्सटर्नल प्रेशर कम है मरी की निस्बत, फिर इसका मतलब है कि फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो इसलिए माउंट एवरेस्ट पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मरी में 98 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पर, इनके जिसको हम STP कहते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक या 760 टॉर होगा फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा। अब चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया है, मरी में 700 है तो बॉइलिंग पॉइंट 98 हो गया। इस तरह माउंट एवरेस्ट पर 323 है तो इस बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो गया, वो 69 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसलिए मरी में और माउंट एवरेस्ट में बॉइलिंग पॉइंट पानी का सतह समंदर के हवाले से कम होता है। 8 पार्ट है,
वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड, के कुछ लिक्विड जो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के हवाले से, उनको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमने ये कहा कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं? तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम वैक्यूम लगाकर या वैक्यूम के ज़रिए हम एक्सटर्नल प्रेशर उस कंटेनर के अंदर कम कर देते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम करेंगे तो अल्टीमेटली वो लिक्विड जो पहले हाई टेम्परेचर पर बॉयल होना था, अब एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से लो टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। और अगर वो कंपाउंड ऐसा है जो कि हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो सकता है, फिर हम उसकी डिकम्पोजिशन से उसको बचा सकते हैं। इसलिए वो सब्सटेंसेस या वो लिक्विड जो हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो सकते हैं, उनको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देते हैं ताकि लिक्विड लो टेम्परेचर पर बॉयल हो जाए। स्टूडेंट्स, 9th पार्ट है इसका, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज ग्रेटर देन इट्स हीट ऑफ वेपोराइजेशन, के सब्सटेंसेस की हीट ऑफ सब्लिमेशन वेपोराइजेशन से ज़्यादा होती है। आंसर क्या है? सब्लिमेशन में सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, जबकि वेपोराइजेशन में सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। अब चूंकि सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं लिक्विड की निस्बत, फिर सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए हीट ऑफ सब्लिमेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका लास्ट पार्ट है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी हाई। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन की मैंने बात की कि हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब चूंकि सॉलिड आयोडीन जब हम इसको हीट करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसका मतलब है आयोडीन विल ऑलवेज बी सब्लाइम। और सब्लिमेशन में चूंकि हमने ये पढ़ा है कि हीट ज़्यादा होती है लिक्विड की निस्बत, तो इसलिए आयोडीन चूंकि सब्लाइम होता है, इसलिए इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन नॉर्मली ज़्यादा होती है। क्योंकि आयोडीन के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इसलिए फिर इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। हमने आज चैप्टर नंबर 4 का लिक्विड पार्ट, उसके कुछ आर्टिकल्स किए, फिर हमने उसको एज ए होल रिव्यू किया और हमने इसकी एक्सरसाइज मुकम्मल की। उम्मीद है कि आपने तवज्जो से सुना होगा और हमारे इस चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें और अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करते रहें। अल्लाह हाफिज़।